सो हेलो एवरीवन। अभी हम लोग अपना सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से 2 से 3 कभी 4 क्वेश्चन मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज प्लांट हार्मोन से आते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो अपार्ट फ्रॉम डेट प्लास्टिसिटी छोटा सा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे और ग्रोथ मॉडल से आता है, बट पीजीआर से क्वेश्चन आना ही आना है, नीट 25 में भी आएगा। ठीक है। इसको हम रिवीजन सीरीज की तरह ही पढ़ेंगे। मैं पहले से नोट्स लिख के रखा हूँ, उसको मैं एक बार बस समझाते चलूंगा। ठीक है, कौन क्या है क्या नहीं, बस आपको रिवाइज हो जाएगा इसमें। और नहीं पढ़े हो पहले से तो भी आपका ये काम आ जाएगा। देखिए, आज प्लांट सेल एनी में हम हो या कोई भी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म हो, कहाँ से आए हैं? हम सिंगल सेल से आए हैं। और वो सिंगल सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है एंड दैट इज जाइगोट। तो जितना भी प्लांट सेल है, एक प्लांट सेल जो भी बना या हम चाहे कोई भी हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, आया है सिंगल सेल किससे? जाइगोट। अब प्लांट में डेवलपमेंट कैसा था? प्लांट में डेवलपमेंट क्या होगा? पहले सीड होगा, आप सीड को फेंकोगे, सीड में जर्मिनेशन होगा, सीडलिंग होगा, फिर प्लांटलेट्स बनेगा एंड देन मेच्योर प्लांट बनेगा, है ना। तो सीडलेट्स दैट इज सीडलिंग मतलब जर्मिनेशन होगा, उसके बाद ही प्लांटलेट्स बन के प्लांट बनेगा। डेट मीन्स कहने का मतलब क्या है? प्लांट में जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा? सिक्वेंशियल ऑर्डर डेवलपमेंट। ये नहीं मिला, सीडलिंग, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग। So hello everyone, we are back with another chapter that is plant growth and development super fast revision series में। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 4। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से क्वेश्चन आना ही आना है। फिर प्लास्टिसिटी एंड ग्रोथ मॉडल, बहुत ही सिंपल सा इजी सा चैप्टर है, इसको हम पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पढ़ने का कोशिश करेंगे। समय बचाने के लिए मैं पहले से सारा नोट्स लिख के रखा हूँ और आपको कॉपी भी दिखा दूंगा, आप उसी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समझते चलिए, बस काफी है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। पहला यही बात क्या है कि जितना भी प्लांट सेल है, प्लांट सेल जो है, आज मान लो पूरा प्लांट मैंगो का ट्री, कोई भी ट्री आप देख रहे हो, आया कहाँ से? सिंगल सेल जाइगोट से। हम कहाँ से आए हैं? सिंगल सेल जाइगोट से। तो दुनिया में जितना भी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं सिंगल सेल, जो रिजल्ट होता है जाइगोट। 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, ऐसा कर करके बनेगा। अब मान लीजिए कि एक जाइगोट है, ठीक है, ये मान लीजिए सिंगल सेल जाइगोट, ये सिर्फ डिवाइड करेगा, लीजिए डिवाइड, तो आप इसको ग्रोथ बोल दोगे, इंक्रीज इन मास। बट डिवाइड करने के बाद मान लो लीफ बन गया, आपका फ्लावर बन गया, तो आप क्या बोलोगे? ये डिवाइड करने के बाद डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, तो आप बोलोगे हाँ ये प्लांट डेवलप हो रहा है। डेवलपमेंट 2 प्रोसेस का सम होता है, क्या? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ 2 प्रोसेस, दैट इज क्या? ग्रोथ एंड क्या? डिफरेंशिएशन। सिर्फ इंक्रीज इन मास से कुछ नहीं होने लगा, तब आप डेवलपमेंट नहीं बोलोगे। मास के साथ डिफरेंशिएट होगा, कोई लीफ बनेगा, कोई फ्लावर बनेगा, तो आप बोलोगे हाँ तब डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, कभी भी प्लांट में जो डेवलपमेंट सीक्वेंस होता है वो एक सीक्वेंस ऑर्डर में होता है। ऐसा नहीं कि आज मैंने एक सीड फेंक दिया और कल मॉर्निंग ये फ्लावर फ्रूट सब देने लगे, नहीं। आप जब सीड फेंकोगे तो सीड जर्मिनेशन करेगा, देन सीडलिंग होगा, देन प्लांटलेट्स बनेगा एंड देन जाके मेच्योर प्लांट। तो प्लांट में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा डेवलपमेंट होता है? सिक्वेंशियल ऑर्डर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सिक्वेंशियल ऑर्डर डेवलपमेंट होता है। और फर्स्ट स्टेप ही प्लांट में क्या होता है? जर्मिनेशन में आपका सीड जर्मिनेशन। प्लांट ग्रो कब करेगा? जब सीड जर्मिनेट करेगा। तो फर्स्ट स्टेप होता है आपका सीड जर्मिनेशन। नेक्स्ट, ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? प्लांट का मोस्ट फंडामेंटल एंड कंस्पिकुअस, एकदम क्लियर है, क्लियर कैरेक्टर है, आपको एकदम क्लियर फीचर है। आज मान लीजिए आम का पेड़ इतना छोटा है, 1 साल बाद देखिएगा इतना बड़ा हो गया, तो ग्रोथ क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, और प्लांट ग्रोथ कैसा था? प्लांट ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब मान लो एक लीफ ये है, अब ये ग्रो करके मान लीजिए इतना बड़ा हो गया, तो ये वापस ये नहीं बन सकता। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अंदर से होता है, हमने पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड में, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। इंट्रिंसिक होता है एंड इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इंक्रीज इन, चाहे वो ऑर्गेन हो या कोई भी उसका पार्ट्स हो, वो इरिवर्सिबल इंक्रीज होगा, अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑब्वियसली, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। तो चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा, टूटेगा बनेगा, बट एनाबोलिज्म ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो ये भी आप लिविंग वर्ल्ड में जाके इसको भी देख लीजिएगा। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? टोटल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी।
फिर प्लांट ग्रोथ को हम इनडिफिनाइट कहते हैं, ये भी वहां पढ़ा दिया है, एक बार फिर भी देखते हैं। हम प्लांट ग्रोथ को इनडिफिनाइट या इनडिटर्मिनेट कहते हैं, अनलिमिटेड कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट के पास एक खास डिवाइडिंग टिश्यू है जिसे आप बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों प्लांट का ग्रोथ इनडिफिनाइट या ओपन टाइप है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वैसे सेल्स आर कंस्टेंटली बीइंग एडेड, न्यू सेल्स ऐड होते ही रहता है, इसलिए हम टाइप को ओपन या इनडिटर्मिनेट या इनडिफिनाइट कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है क्योंकि उसके पास कुछ खास प्रॉपर्टी होता है, उसके पास प्रॉपर्टी होता है टू डिवाइड एंड सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ परपेचुएट। ठीक है, सो मेरिस्टेमेटिक के पास क्या प्रॉपर्टी है? तो अपने आप डिवाइड करेगा, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेट एंड सेल्फ डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। ये खूब क्वेश्चन आता है। और प्लांट में, ये मान लो एक प्लांट है, तो प्लांट में तो हर जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अगर रूट का टिप में मिलेगा तो रूट एपिकल बोलोगे, शूट का टिप में मिलेगा तो आप शूट एपिकल मेरिस्टम बोलोगे। सो स्पेशलाइज लोकेशन में ही पाए जाते हैं। रूट का टिप में मिला तो रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट का टिप में मिला तो शूट एपिकल मेरिस्टम। सो प्लांट में ओपन ग्रोथ भी होता है जहां सेल्स आर कंस्टेंटली बीइंग एडेड ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड क्लोज ग्रोथ भी होता है, लिमिटेड ग्रोथ। कहाँ? लीफ, फ्लावर, फ्रूट। ये लोग थोड़ी है कि एकदम लीफ एकदम ग्रो, आम का पेड़ है, लीफ ग्रो करते जगह नहीं, एक डिफिनिट ग्रोथ होता है। तो प्लांट में कुछ कुछ पोर्शन ऐसा भी है जिसका क्लोज टाइप का ग्रोथ होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है, डेफिनेट ग्रोथ होता है। ऐसे क्या? लीफ, फ्लावर, फ्रूट। ये किताब का डायग्राम देखिए, शूट एपिकल मेरिस्टम रूट का टिप में है तो क्या बोलोगे आप? रूट एपिकल मेरिस्टम। फिर क्या प्लांट ग्रोथ मेजरेबल है? तो देखिए, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, मैं बोल रहा हूँ ये ग्रो कर गया। देखिए, तो ग्रोथ एट सेलुलर लेवल का मतलब क्या है? ये प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया, प्रोटोप्लाज्म जो था उसका मास बढ़ गया। बट इस प्रोटोप्लाज्म को मेजर करने के लिए अभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मान लीजिए एक लीफ में ट्रिलियंस, एक प्लांट में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, सब सेल्स का आप प्रोटोप्लाज्म कैसे मेजर करोगे? ठीक है, सो ग्रोथ एट सेलुलर लेवल मतलब क्या? इंक्रीज इन द मास ऑफ, इंक्रीज इन क्या? प्रोटोप्लाज्म। वाटर कंटेंट जो बढ़ेगा उसी को आप क्या बोल दोगे? सेलुलर लेवल में ग्रोथ बोल दोगे। बट उसको डिफिकल्ट करना बहुत मेजर है। तो प्लांट का ग्रोथ को आप कैसे मेजर करोगे? तो प्लांट का ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम कुछ और पैरामीटर्स लेते हैं। मान लीजिए आज पोलन ट्यूब इतना है, एक हफ्ता बाद इतना हो गया, तो ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? बट अभी पैरामीटर आप क्या लोगे? लेंथ लोगे। वॉल्यूम में साइज का याद रखेगा कि वाटरमेलन का सेल अपना साइज 3.5 लाख टाइम बढ़ा सकता है। सेल नंबर, एक सेल है, बहुत सारा सेल बना देगा। तो मेज का रूट एपिकल मेरिस्टम याद रखिएगा, मोर देन 17,500 सेल बना सकता है पर आवर। और ग्रोथ इन डाइकोट लीफ, इसमें आप क्या पैरामीटर लोगे? एरिया लोगे। ठीक है, फिर फ्रेश वेट, ड्राई वेट, ऑल दिस आर डिफरेंट पैरामीटर जिसे आप ग्रोथ बोलोगे। मैं बोलूंगा पोलन ट्यूब का, तो पोलन ट्यूब का क्या? इंक्रीज इन लेंथ। सो दिस आर दी डिफरेंट पैरामीटर्स। और ये है, मान लीजिए एक प्लांट है, इसका आप ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आप क्या देख सकते हैं? ये मान लीजिए डे 1 है और ये मान लीजिए डे 20 है। तो आप मार्किंग कर देंगे, मार्किंग करने के बाद देखेंगे, ये देखिए जी यहाँ रह गया, ये एफ था, यहाँ मान लीजिए ये आपका डी था, तो डी यहाँ तक पहुंच गया उसका एरिया। तो ऐसा टाइप से अगर आप ग्रोथ मेजर करते हो तो इसे कहते हैं पैरेलल लाइन टेक्निक। ऐसा टाइप का ग्रोथ मेजर को आप कहते हो पैरेलल लाइन टेक्निक। एनसीईआरटी का फिगर है। फिर फेजेस ऑफ ग्रोथ मोर्फोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं, 3 फेजेस होता है, मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। इसमें क्वेश्चन एक कैरेक्टर्स के ऊपर आता है। मेरिस्टिक मतलब डिवाइडिंग सेल है। डिवाइडिंग सेल होगा तो कैसा होगा? प्राइमरी सेल वाला, थिन सेल वाला होगा, लार्ज कंस्पिकुअस न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होगा, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन भी ज्यादा होगा। एलोंगेशन में क्या होगा? सेल एनलार्ज करेगा, वैक्यूल का नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, वैक्यूलेशन होगा एंड सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन स्टार्ट होने लग जाएगा। मैच्योरेशन में एक सेल मैच्योर्ड हो चुका है तो मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो सेल अटेन मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम थिक वॉल एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाएगा। मान लीजिए लिग्निन डिपोजिट है तो हम बोलेंगे नो प्रोटोप्लाज्म, तो वो होगा मैच्योरेशन स्टेज में। तो यहाँ क्वेश्चन आता है ये कैरेक्टर को लेके। मान लीजिए बोलेगा वैक्यूलेशन हो रहा है तो कौन सा फेज, थिन सेल वाला ये सब है तो कौन सा फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन कौन सा फेज, देन मैच्योरेशन फेज। और ये मेरिस्टेमेटिक फेज, मान लीजिए बड़ा लार्ज कंस्पिकुअस न्यूक्लियस बोला तो यहाँ क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, तो फेजेस। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को अभी हम डिस्कस करेंगे, वो है आपका डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। तो इसके लिए मैं यहाँ चलता हूँ थोड़ा। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, ये ऑलरेडी बता कर रखा है बट स्टिल इसको एक बार पढ़ते हैं। कि मान लीजिए एक ये सेल है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल से, मेरिस्टेमेटिक सेल से अगर कोई भी सेल परमानेंट बन रहा है, डिफरेंशिएट होकर परमानेंट बन रहा है तो उसे आप बोलोगे डिफरेंशिएशन। अब परमानेंट सेल यूजुअली डोंट डिवाइड, हमने एनाटॉमी में पढ़ा है। बट मान लीजिए परमानेंट सेल के पास अगर मान लीजिए डिवाइडिंग पावर आ गया तो उस स्टेप का बोलोगे डी डिफरेंशिएशन। अब डिवाइडिंग पावर आ चुका है तो मेरिस्टम बोलोगे, बट ये मेरिस्टम पहले नहीं बाद में आया है, तो ऐसा मेरिस्टम को आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी मेरिस्टम। अब मेरिस्टम है मतलब डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने के बाद ये क्या करेगा? फर्दर डिवाइड करके डिफरेंशिएट होगा और फिर से परमानेंट बनाएगा, तो उसको आप बोलोगे सेकेंडरी परमानेंट। क्यों? क्योंकि बाद में बना है। और किससे बना है? सेकेंडरी मेरिस्टम से बना है। और इस स्टेप का आप बोलोगे रीडिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन ध्यान रखिएगा। इसका एग्जांपल बता देता हूं मैं।
और ध्यान रखिएगा ये चैप्टर पढ़ने से पहले मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और लिविंग वर्ल्ड पढ़ के ये चैप्टर पढ़ना आएगा, तब आप यू कैन रिलेट मेनी थिंग्स इन दिस चैप्टर। अब जैसे मान लीजिए प्राइमरी मेरिस्टम है, वो डिफरेंशिएट होकर मेडुलरी रेशियल बना दिया। मेडुलरी रेशियल परमानेंट है, प्राइमरी परमानेंट, जो कि डिवाइड नहीं करता। अब मान लो इसके पास डिवाइडिंग पावर आ गया तो सेकेंडरी मेरिस्टम बनेगा। तो मेडुलरी रेशियल से क्या बनता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जब डिवाइड करता है तो ये अंदर की ओर बनाएगा आपका जाइलम, उसे बोलोगे सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की ओर बनाएगा ये फ्लोएम, उसे आप बोलोगे सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि बाद में बन रहा है। सो ये आपको इसमें क्वेश्चन क्या होगा, इसमें पूछे क्वेश्चन होगा कि सेकेंडरी जाइलम इज द रिजल्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज द रिजल्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन। सिमिलरली और एक एग्जांपल, प्राइमरी मेरिस्टम से मान लीजिए कॉर्टेक्स सेल बन गया, मान लीजिए ये एपिडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, तो ये वाला को क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स सेल का पास अगर डिवाइडिंग पावर आ गया तो आप बोलोगे फेलोजेन या फिर कॉर्केमियम, ठीक है, जो प्राइमरी मेरिस्टम बन चुका है। तो सेकेंडरी मेरिस्टम, इस प्रोसेस को आप बोलोगे डी डिफरेंशिएशन। अभी फिर डिवाइड करेगा, ये बाहर की ओर डिवाइड करेगा, अंदर की ओर डिवाइड करेगा, तो बाहर की ओर जो डिवाइड करेगा उसका आप बोलोगे कॉर्क सेल या फिर फेलम, और अंदर की ओर जो डिवाइड करेगा उसे बोलोगे फेलोडोम या सेकेंडरी कॉर्टिकल सेल। ये किसका रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट है आपका डी डिफरेंशिएशन का। सो बीच में जो है आपका कॉर्केमियम या फिर फेलोजेन, बाहर की ओर डिवाइड करके बनेगा कॉर्क सेल, अंदर की ओर बनेगा फेलोडम। सो टुगेदर तीनों को मिला के आप क्या देते हो, पेरिडम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टुगेदर तीनों को मिला के आप क्या बोल दोगे, पेरिडम। तो इसमें भी वही क्वेश्चन होगा कि कॉर्क सेल किसका रिजल्ट है, कॉर्क सेल किस तरफ बन रहा है, किससे बन रहा है, तो कॉर्क सेल आपका बन रहा है कॉर्केमियम से, किस तरफ बन रहा है, आपका बाहर की ओर बन रहा है। फिर आपका सेकेंडरी कॉर्टिकल सेल या फेलोडम किस तरफ बन रहा है, अंदर की ओर बन रहा है, किसका रिजल्ट है, रीडिफरेंशिएशन का। तो ये सब क्वेश्चन होता है। और एक चीज, जो फाइनल लोकेशन होता है कोई भी एक सेल्स का डिवाइड होने के बाद, मेच्योर होने के बाद, तो किस पे डिपेंड करेगा, लोकेशन पे डिपेंड करेगा फाइनल, ठीक है। द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल आल्सो डिपेंड ऑन द लोकेशन। मान लीजिए ये रूट एपिकल मेरिस्टम है, जो सेल अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टम जाएगा वो बनेगा रूट कैप, और जो पेरीफेरी की ओर जाएगा वो क्या बनेगा, एपिडर्मिस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द किताब। सो फाइनल स्ट्रक्चर लोकेशन पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए सेल्स जो पोजीशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम, किस में डिफरेंशिएट हो जाएगा, रूट कैप में, और जो पेरीफेरी की ओर चला जाएगा वो किस में डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा किस में, एपिडर्मिस में। तो फाइनल स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करेगा, लोकेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं आपका, ये भी सिंपल है, कोई नहीं, देख लेते हैं यहीं से, कोई इशू नहीं। ग्रोथ, ग्रोथ रेट मतलब क्या, ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तो दो प्रकार का ग्रोथ रेट है, एक है एरिथमेटिक, एक है जियोमेट्रिक। याद रखेगा, एरिथमेटिक, ए फॉर अरिथमेटिक, ऐसे आराम से ग्रोथ होगा। आराम से ग्रोथ मतलब क्या, ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवाइड करके 1 से 2 बनाएगा, जिसमें से एक मेच्योर्ड होकर परमानेंट बनेगा और एक मेरिस्टेमेटिक ही रहेगा। मेरिस्टेमेटिक फिर से 1 से 2 बनेगा, जिसमें से एक मेच्योर्ड हो जाएगा और एक मेरिस्टेमेटिक रहेगा। तो देखिए ये एक सेल है, ये मेरिस्टेमेटिक है, तो 1 से कितना बना दिया, 2 बना दिया। एक परमानेंट हो गया लाल वाला, अब ये मेरिस्टेमेटिक रहा, फिर से 1 से कितना बनाएगा, 2, पहले से एक परमानेंट है, अब ये 2 परमानेंट हो गया, एक मेरिस्टेमेटिक, फिर 1 से कितना बनाएगा, 2, और ये 2 पहले से परमानेंट था। तो यहाँ देखिए सेल्स आर कंस्टेंटली बीइंग एडेड, तो इसलिए इसका आप जब ग्राफ बनाओगे तो आपको लीनियर ग्राफ मिलेगा, क्योंकि सेल्स कंस्टेंटली ऐड होते रहता है। और इसका एग्जांपल है कांस्टेंट एलोंगेशन ऑफ रूट। तो एरिथमेटिक में क्या है, आफ्टर माइटोसिस वन सेल क्या करेगा, रिमेन एज मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा सेल मैच्योर्ड हो जाएगा, डिफरेंशिएट होकर मैच्योर्ड हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, लीनियर। इक्वेशन याद रखेगा, LT इक्वल टू L0 प्लस RT, दैट इज लेंथ एट टाइम t, लेंथ एट 0, ग्रोथ रेट, ठीक है। नाउ जियोमेट्रिक ग्रोथ मतलब क्या, जियोमेट्रिक मतलब भयंकर ग्रोथ। एक मेरिस्टेमेटिक था, 1 से 2 बना, दोनों मेरिस्टेमेटिक रहेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से फिर 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, ऐसा करके ग्रो करते रहेगा। तो हियर आफ्टर माइटोसिस बोथ सेल रिमेन मेरिस्टेमेटिक। तो इसमें क्या होगा, इनिशियली में जब सेल का नंबर कम है तो स्लोली स्लोली ग्रोथ होगा, बाद में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, एंड देन कभी ना कभी कुछ कमी आएगा न्यूट्रिएंट या कोई भी चीज का, तो ग्रोथ किस में चला जाएगा, स्टेशनरी फेज में जाएगा। तो सिग्मोइड कर्व होगा। और याद रखना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में रहेगा तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कौन सा ग्राफ, जियोमेट्रिक ग्रोथ का, जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। इसका इक्वेशन, उसका LT इक्वल टू L0 प्लस RT है, तो इसका क्या होगा, W1 इक्वल टू W0 ERT, जहां ये फाइनल साइज है, इनिशियल साइज है, E इक्वल टू बेस ऑफ लॉगरिथम, R इक्वल टू ग्रोथ रेट, या फिर आप इसे रिलेटिव ग्रोथ रेट या फिर इफिशिएंसी इंडेक्स कह सकते हो। रिलेटिव ग्रोथ रेट मतलब क्या, जो मैंने बोला यहाँ 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 कब होगा, जब 8 होगा, 8 कब होगा, जब 4 होगा। तो फाइनल कितना बनेगा तो इनिशियल पे डिपेंड कर रहा है ना यहाँ ग्रोथ रेट का। मैं बोलूँ 500 सेल है और वो जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट दिखाएगा तो कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। तो इनिशियल वाला, फाइनल जो 1000 है वो इनिशियल वाले पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसे रिलेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं। इफिशिएंसी इंडेक्स क्यों कहेंगे, क्योंकि इफिशिएंसी कितना ऐड करने का है, 500 500 है। तो मैं बोलूँ 2000 सेल है तो टोटल कितना बनेगा, 4000। कितना नया ऐड हुआ जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट से, इफिशिएंसी कितना होगा, 2000, इसलिए इसे हम इफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। ग्राफ भी हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव ग्रोथ रेट। क्वांटिटेटिव ग्रोथ रेट में क्या होता है, ये भी बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल। इसको इधर से ही हम देख लेते हैं, बड़े बड़े से थोड़ा दिखाई देगा।
ये सब किताब का डायग्राम है, ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है एवरीथिंग। तो ये रहा ये डायग्राम एरिथमेटिक का, ये ज्योमेट्रिक का, और ये है आपका जाइगोटिक डेवलपमेंट। तो जाइगोट क्या दिखाएगा, इनिशियल में आपका कौन सा ग्रोथ दिखाएगा, भयंकर डिवाइड करेगा, और भयंकर डिवाइड करेगा तो आप क्या बोलोगे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, और बाद में क्या एरिथमेटिक फेज दिखाने लग जाएगा। सेम नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव ग्रोथ। क्वांटिटेटिव ग्रोथ रेट में अगर हम देखेंगे तो दो प्रकार का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ए फॉर एक्चुअल ग्रोथ रेट, मतलब मान लीजिए लीफ 5 सेंटीमीटर का था, ग्रो करके 10 हो गया, तो एक्चुअल ग्रोथ कितना हो 5 सेंटीमीटर, तो उसे बोलोगे एक्चुअल। कैसे निकालोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, निकल आएगा 10 माइनस 5 तो निकल आएगा 5। सिमिलरली एक लीफ मान लीजिए उसका 50 सेंटीमीटर है, तो वो ग्रो करके हो चुका है 55 सेंटीमीटर, तो कितना एक्चुअल में ग्रोथ हुआ, तो एक्चुअल में ग्रोथ हो गया कितना 5 सेंटीमीटर। कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। और एक होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव मतलब पहले के रेस्पेक्ट में, तो उसका लिए कुछ नहीं है, फॉर्मूला में क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल कर देना, बस निकल आएगा आपका फॉर्मूला। अब उसका निकालो तो इसका 100%, इसका निकालो तो इसका 10%। क्वेश्चन बन सकता है हाइपोथेटिकल। ये हमने ऑलरेडी देख चुका है। नेक्स्ट डेवलपमेंट, हम जानते हैं डेवलपमेंट दो प्रोसेस का समय, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। पकड़ लीजिए एक सेल है, सेल ये प्रोटोप्लाज्म का मास बढ़ा चुका है, तो हम क्या बोलेंगे, ये ग्रोथ हो रहा है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा है। अब ये ग्रोथ करके सेल अब ये डिवाइड करेगा, 1 से 2 बन चुका है। अब ये मेच्योर्ड होगा तो क्या होगा, एलोंगेशन, मेच्योरेशन, तब ना जाके मेच्योर्ड सेल बन गया। कभी ना कभी ये सेल्स का एज आ जाएगा और इसको मरना ही है, तो सेनेसेंस का अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, डेथ। सो यही डायग्राम को किताब में ऐसा देख के रखा हुआ है। और लाइफ में 3 फेजेस होता है, एक होता है जुवेनाइल, एक होता है रिप्रोडक्टिव, और एक होता है बुढ़ापा। बुढ़ापा को ही क्या कहते हैं, सेनेसेंस। तो वही सेनेसेंस के बाद तो मरना ही है। इसी कंसेप्ट को किताब का डायग्राम में ऐसे समझा के दिख रहा है। मेस्टेमेटिक सेल है, मेस्टेमेटिक सेल है तो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद क्या करेगा, डिवाइड। अब ये डायग्राम इधर से ऐसा समझा देता, ये चीज तो इजी लगता, सिंस ये डायरेक्टली यहाँ से ऐसा दे दिया ना, इसलिए टफ लगता है। अब यहाँ जो दो रिजल्ट बनेगा उसका क्या होने लगेगा, एक्सपेंशन होगा, एलोंगेशन, मेच्योरेशन होगा, इसी को आप क्या बोलो, डिफरेंशिएशन। फिर बन जाएगा मैच्योर सेल, और बुढ़ापा के एक समय बाद क्या हो जाएगा, डेथ। तो ये किताब का डायग्राम में ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट वही है। क्लियर है। नाम आते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब एक याद रखना, प्लास्टिसिटी में है प्लास्टिक, और प्लास्टिक को आप ऐसा करोगे तो शेप चेंज हो जाता है। दिस इज द प्लास्टिक, आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, शेप चेंज हो गया, तो इसी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। मतलब प्लांट का स्ट्रक्चर का शेप में चेंज हो जाना, वो इन्वायरमेंट का वजह से हो सकता है या फिर उसका लाइफ का वजह से हो सकता है, उसका लाइफ में होना ही होना है शेप में चेंज, उसी को बोलते हो प्लास्टिसिटी। मान लो धनिया देखे हो, धनिया देखो तो इनिशियल में धनिया देखोगे, जब धनिया जुवेनाइल स्टेज में होगा तो ऐसा दिखाई देगा कुछ, और जब वो मैच्योर्ड हो जाएगा तो ऐसा दिखाई देगा। अब चाहे तुम गुवाहाटी का धनिया ले लो या दिल्ली का धनिया ले लो, प्रोसेस तो यही रहेगा, उसका लाइफ का ही फेज यही है। ऐसा नहीं कि दिल्ली वाला कुछ अलग दिखाएगा। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा आपका, ड्यू टू प्लास्टिसिटी, ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ। और मान लीजिए एक्वाटिक में अलग स्ट्रक्चर लीफ का और वाटर में अलग स्ट्रक्चर, तो ये हम बोलेंगे ड्यू टू इन्वायरमेंट। So what is plasticity? Plant respond to different environmental factor और phases of life and change its structure. इसी फिनोमिनन को प्लास्टिसिटी। इन्वायरमेंट का वैसे क्या होता है, हेट्रोफिली इन बटर कप। हेट्रो मतलब डिफरेंट, फिली मतलब लीफ, तो डिफरेंट लीफ होगा। एक्वाटिक मतलब टेरेस्ट्रियल में अलग, वो बटर प्लांट था जो ने दिखाया था। और ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ, लाइफ में होना ही है, तो डिफरेंट लीफ होगा किसमें, कॉटन, कोरिएंडर, लक्सपुर में। जुवेनाइल में अलग, एडल्ट में अलग, ये वाला। सो ये है बटर कप और यह है कोरिएंडर, ठीक है, सॉरी लक्सपुर। कोरिएंडर भी दिखाएगा, धनिया। नाम आते हैं कंडीशन ऑफ ग्रोथ। तो कंडीशन ग्रोथ के लिए हमें पता है एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फैक्टर भी चाहिए। इंटरनल फैक्टर में एक सेल है, ये सब प्लांट सेल है, तो उसका डीएनए जेनेटिक्स के साथ साथ देयर आर सर्टेन केमिकल्स जो इंटरसेलुलर होंगे, ठीक है, तो वो भी चाहिए। और यही केमिकल्स को हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन। सो ग्रोथ कंडीशन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर भी चाहिए, एक्सट्रिंसिक भी चाहिए। इंट्रिंसिक में आ जाएगा इंट्रासेलुलर, इंट्रा मतलब विद इन, तो उसमें क्या आ जाएगा, जेनेटिक्स। इंटरसेलुलर में आ जाएगा वो केमिकल जिसे हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन या फिर रेगुलेटर या फिर फाइटो हार्मोन। इसमें 5 आता है, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एफसीसी के निथालिन। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या आ जाएगा, वाटर, ऑक्सीजन, लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट। इसको थोड़ा देख लेते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में वाटर, वाटर मेजर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म बनाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर क्या, एंजाइमेटिक रिएक्शन। प्लांट वाटर को लेगा तभी तो सेल टर्जिट होकर फूलेगा, एक्सटेंशन होगा, तो सेल टर्जिटी बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, ग्रोथ। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ऑक्सीजन होने से एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी मिलेगा। लाइट, फोटो पीरियड देखेंगे, ऑप्टिमम लाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, जो कम न्यूट्रिएंट चाहिए उसे माइक्रो बोलोगे, जो ज्यादा चाहिए उसे क्या बोलोगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलोगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए प्लांट का ग्रोथ होने के लिए। सो दिस आर सम ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर। सो आई होप वहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, दिस आर नथिंग बट
स्मॉल केमिकल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, दिस आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होगा, जैसे ऑक्सीजन इंडोल से डिराइव होता है, ठीक है, आपका जिबरेलिन टर्पिनोड से डिराइव होता है, टर्पिन से, तो अलग अलग से डिराइव होता है। सो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। कोई कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रोमोटरी रोल हो सकता है, कोई कोई का इनहिबिटरी रोल हो सकता है। प्रोमोटरी रोल क्या हो सकता है? सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करके क्या करेगा? एलोंगेट करेगा, एलोंगेट करके कुछ ना कुछ तो बनाएगा, तो पैटर्न फॉर्मेशन। फिर टॉपिक ग्रोथ, टॉपिक ग्रोथ मतलब किस तरफ ग्रो कर रहा है, लाइट की तरफ ना लाइट के ऑपोजिट, टॉपिक ग्रोथ। फिर फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, याद रखना है सब प्रोमोटरी रोल है। डिवाइड करेगा तो एलोंगेट करेगा, कुछ ना कुछ बनाएगा, तो पैटर्न फॉर्मेशन, टॉपिक ग्रोथ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। इसमें तीन आ जाएगा, ऑक्सीजन, साइटोकिनिन एंड जिबरेलिन। इनहिबिटरी रोल जैसे कि मान लो डोरमेंसी, मान लो एक सीड है यहाँ में, कंडीशन अनफेवरेबल है, ठीक है, सीड जर्मिनेट करेगा नहीं, उसको इनहिबिट किया जाएगा, क्यों? प्लांट के अच्छे के लिए ही। तो इनहिबिटरी रोल है बट प्लांट के अच्छे के लिए ही हो रहा है, ठीक है। सो इसे डोरमेंसी हो गया, एब्सिशन हो गया। तो इसका दो एग्जांपल रखना, एब्सिसिक एसिड है, निथालीन। ध्यान रखेगा इंपॉर्टेंट, निथालीन का दोनों रोल है, प्रोमोटरी रोल भी है, इनहिबिटरी रोल भी है, पर ज्यादा कौन सा रोल है? इनहिबिटरी रोल, क्योंकि ई से इथालीन, इन, ई याद रखना, तो इसे याद रखना। तो इथालीन का ज्यादा इनहिबिटरी रोल है बट प्रोमोटरी रोल भी है, ये हम फंक्शन में देखेंगे जब पढ़ेंगे तो। फिर इसका बाद हम देखेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डिराइवेटिव्स, कौन किससे डिराइव है। तो ऑक्सीजन जो है आप एक बार देख लीजिए, इंडोल कंपाउंड से डिराइव है, इंडोल मिलता है ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड में। साइटोकिनिन आपका एडिनाइन डिराइवेटिव है, स्ट्रक्चरल नेम है N6-फॉस्फोरिल अमीनोप्यूरिन। जिबरेलिन टर्पिन से डिराइव है, एब्सिसिक एसिड, कैरोटीनॉल और इथालीन इज द गैसियस हार्मोन। तो इसको याद रखने क्या रखेगा, एआई का गिफ्ट से एसी गैस, एसी में गैस है। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका गिफ्ट से एसी में गैस है। सो एआई ऑक्सीजन किससे डिराइव है? इंडोल कंपाउंड। आपका साइटोकिनिन किससे डिराइव है? एडिनाइन डिराइवेटिव। जिबरेलिक एसिड किससे डिराइव है? टर्पिन्स। फिर आपका एब्सिसिक एसिड किससे? कैरोटीनॉइड्स। और गैस बोले तो इथिलीन है, गैसेस हार्मोन, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिराइवेटिव, याद रखिएगा, दो चार बार पढ़ेंगे तो ही जाके याद होगा। और ये पांचों हार्मोन का डिस्कवरी जो है वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी मतलब काम हो रहा था एक्स एंड वाई पे और इनमें डिस्कवर हो गया जेड, और वही है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दैट इज एंटीबायोटिक का डिस्कवरी तो एक्सीडेंटली था, वो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन का डिस्कवरी के ऊपर में बात करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन का। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन का डिस्कवरी के ऊपर में, कि ऑक्सीजन का डिस्कवरी में डार्विन, चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने क्या रोल प्ले किया था। इसमें एकदम सिंपल से रखता हूँ, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं करता, डिटेल पे नहीं जाता, क्लास में हम जब पढ़ते हैं तो काफी डिटेल में पढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन वाला मैं बता देता हूँ। सो ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने, उन लोगों ने काम किया था कोलियोप्टेल ऑफ कैनरी ग्रास। मोनोकोट्स में आपको पता है अनडिफरेंशिएटेड फ्रूट, प्लीमिल को ढक के रखते हैं कौन? कोलियोप्टेल। तो उस पर काम किया था। उन्होंने देखा कि जब यूनिलेटरल एक डायरेक्शन में लाइट दिया तो ये जो टिप है लाइट की ओर बेंडिंग दिखाने लग गया। और जब उन्होंने ओपेक मटेरियल लाइट पास ना होला उससे ढक के रख दिया, तो उन्होंने देखा कि कोई भी बेंडिंग नहीं हुआ। या फिर उन्होंने जब कट करके देखा और लाइट दिया तो देखा उन्होंने कोई भी बेंडिंग नहीं हुआ। इसका मतलब टिप में कुछ बन रहा है जिसकी वजह से बेंडिंग हो रहा है। फिर इन लोगों ने ज्यादा कुछ काम किया नहीं। नेक्स्ट साइंटिस्ट इस पे काम करने आए थे, वो था एफ.डब्ल्यू. वेंट। बस ज्यादा इसमें नहीं, इतना ही ध्यान रखिएगा कि डार्विन लोगों ने किस पे काम किया था? कैनरी ग्रास का सिलोप्टाइल पे काम किया था। लाइट दिया, बेंड हुआ, टिप को कट करके लाइट दिया, बेंडिंग नहीं हुआ। फिर आया एफ.डब्ल्यू. वेंट, ये किस पे काम किया? किलोप्टाइल। किस पे? ओट्स का। ओट्स का साइंटिफिक नेम याद रखना, अविनाश सतैवा। लाइट दिया, बेंडिंग हुआ, फिर टिप को काटा, टिप को कट करके लाइट देके अगर पे रखा, अगर के रखने के बाद फिर से वापस से इन लोगों ने डीके वाले पे प्लेस कर दिया, तो क्या दिखाया? वो बेंडिंग दिखाने लग गया। इसका मतलब इस टिप में कुछ बन रहा है, और बाद में इन लोगों ने वो आइसोलेट किया और उसका नाम रख दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिया गया है ग्रीक वर्ड जिसका नाम है ऑक्सीजन, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, ठीक है। बट जब तक ये केमिकल इंसान के मतलब वहां डिटेक्ट होता है, ये केमिकल इंडोल कंपाउंड से तो डिराइव है, इंसान बॉडी में भी ऐसा डिराइव हो जाता है ऐसा केमिकल कंपाउंड बीमारी होने से। और सबसे पहले कहाँ मिला था? ह्यूमन यूरिन में मिला था, ठीक है, इंसान में। और बाद में दोनों को मैच किया गया तो पता चला रहा है ऐसा केमिकल तो इंसान का बॉडी में बना हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑक्सीजन कहाँ डिस्कवर्ड हुआ? ह्यूमन यूरिन, प्लांट में डिस्कवर्ड हुआ। ऑक्सीजन कहते हैं, आया है ग्रीक वर्ड ऑक्सीजन जिसका मतलब है टू ग्रो। अब ऑक्सीजन नेचुरल भी बनता है, सिंथेटिक भी बनता है। नेचुरल बनने वाला को हम हमेशा स्वागत करते हैं, आगे होते हैं, तो याद रखना ए बी, IAA इंडोल ट्री एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, तो ये है नेचुरल ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन तो हमको नहीं चाहिए, ऐसे याद रखने के लिए सो ना हमको टी भी नहीं चाहिए, टी भी नहीं चाहिए। तो ना मतलब क्या? नेथलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D मतलब 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4,5-TET है मतलब ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो नहीं चाहिए हमको DNT, तो याद रखना सिंथेटिक है। ए बी है आपका नेचुरल ऑक्सीजन। और इसका लोकेशन क्या है आपका? रूट एंड शूट टिप में ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन। अब हम इसका फंक्शन देखेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन का हम अब फंक्शन देखेंगे।
तो ऑक्सिन का टोटल आपको 7 फंक्शन याद रखना है, मैं बता देता हूँ। बेसिकली ऑक्सिन का 7 फंक्शन क्या होता है कि ये मान लीजिए स्टेम है, ये स्टेम को कट के ऑक्सिन में आप अगर डिप करके रखोगे तो उसमें रूट आ जाएगा, तो रूटिंग इन स्टेम कटिंग। फिर आपका होता है ये सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा, याद रखिएगा। रूट बनेगा तो सेल डिवाइड होगा। और ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, रूट तो वाटर ही लगा तो जाइलम, इसलिए फ्लोएम नहीं, जाइलम डिफरेंशिएशन में रोल प्ले कर रहा है। पार्थिनोकार्पी करवाएगा टोमेटो में, फ्रूटिंग करवाएगा आपका, फ्लावरिंग करवा देगा आपका पाइनएप्पल में। फिर अर्ली लीफ को गिरने नहीं देता और ओल्डर लीफ और फ्रूट को गिरा देता है, ये काम हो गया। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस मतलब क्या है, बगल वाले लेटरल बड को ग्रो करने नहीं देता। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आप टिप को कट कर दो, या तो आप टिप को कट कर दो या फिर साइटोकिनिन अप्लाई कर दो। और ये कहाँ यूज होता है, टी प्लांटेशन एंड किस में यूज होता है, ये हेजिंग में यूज होता है, हेज मेकिंग, प्रूनिंग। वो मतलब जो होता है ना गार्डन में जो येलो कलर का ट्री होता है, कट करते हो टिप को ताकि झोपा की तरह निकल आए, उसे कहते हैं हेज मेकिंग या फिर प्रूनिंग। एंड 2,4-D याद रखना है, डाइकोट को मारता भी है डी। 2,4-D डाइकोट को किल भी करता है, ठीक है। इसे गार्डनर यूज करते हैं टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन, ताकि डाइकोट प्लांट ग्रो ना हो। तो कहीं भी डाइकोट प्लांट मारना है तो 2,4-D को छिड़क दो, मर जाएगा वहां में डाइकोट प्लांट्स। सो यही 7 रोल है, अभी आपको मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। सो दिस आर दी 7 रोल्स, ध्यान रखेगा। सो बोला ना, हेल्प इन रूटीन स्टेम कटिंग, और ये हॉर्टिकल्चर सब में यूज होता है। सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, जाइलम डिफरेंशिएशन, फ्लावरिंग करवाएगा पाइनएप्पल में, पार्थिनोकार्पी टोमेटो। अर्ली लीफ और फ्रूट का ड्रॉप को रोकेगा और प्रमोट करेगा, गिरवाएगा ओल्डर लीफ एंड फ्रूट को। और मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स में ऑक्सिन प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस मतलब लेटरल बड को फॉर्म होने देगा। सॉल्यूशन ये डीकेप कर दे, साइटोकिनिन अप्लाई करो। टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग में ये काम आता है, ठीक है। इसको भी मैं दिखा देता हूँ, ये एपिकल डोमिनेंस वाला ये रहा। एपिकल डोमिनेंस होने को ऐसे लेटरल बड को ग्रो होने नहीं देता, तो आप इसको कट कर देते हो, डीकप करोगे तो भयंकर ग्रो करने लग जाएगा। सो ये है आपका एपिकल डोमिनेंस। तो आई होप रोल ऑफ ऑक्सिन इज ओवर। फिर ये कुछ स्टेटमेंट है, अगर आपको पूछ दे कि मोस्ट एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर, ये बोलते हैं आप हॉर्टिकल्चर बोलते ऑक्सिन मार लेना, बट आपको पूछे मोस्ट वाइडली यूज एग्रीकल्चर में कौन है, तो इथालिन याद रखना, ठीक है। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल पूछ देता है, याद रखना ऑक्सिन। फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग ऑफ फ्रूट सेट, ये जो पाइनएप्पल ऐसा फ्रूट सेट होता है, ये इसका सिंक्रोनाइजिंग भी पूछ दे तो उसका आंसर होगा आपका इथालिन। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसके लिए मैंने इसको एक साथ लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड का नाम कैसे पड़ा, कौन साइंटिस्ट देखेंगे, तो इसके ऊपर काम किया था एक साइंटिस्ट का नाम था ई कुरोसावा, ठीक है, जापानीज साइंटिस्ट 1926 में। इन्होंने एक बीमारी के ऊपर में काम किया जिसका नाम था बकाने डिजीज, ठीक है, राइस प्लांट पे। इसे हम फुली सीडलिंग कहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा पेड़ हो रहा है तो राइस होता ही नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है राइस होता ही नहीं है, फुली सीडलिंग कहते हैं। बाद में पता चला इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो फंगस, और फंगस का नाम था जिबरेला फुजिकोरोई। फिर क्या किया, इस फंगस का जो भी केमिकल था उस केमिकल को लिया, एकदम स्टेरलाइज करके, ताकि कोई भी कंटामिनेशन ना हो, उसे नॉर्मल प्लांट में रहेगा तो नॉर्मल प्लांट भी सिम्टम्स दिखाने लग गया। लेटर उस प्लांट स्टेराइल फिल्टर से केमिकल को आइसोलेट किया गया, उसका नेचर को देखा गया तो नेचर मिला उसका एसिडिक। किससे मिला था, जिबरेला से, तो नाम रख दिया क्या इसका, जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। सो अभी तक मोर देन 100 जिब्रेलिक एसिड डिस्कवर्ड हो चुका है प्लांट्स एंड फंगस से, और मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड जिब्रेलिक एसिड है वो है GA3, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसका कहानी है, वेरी सिंपल। अब इसको भी देखेंगे हम, क्या बोलते हैं, जीए का रोल देखेंगे, तो इसका भी रोल है 8, गिन के याद रखेगा, इसका रोल कितना है, 8। तो जिब्रेलिक एसिड क्या करे, सब कुछ बढ़ाता है, ग्रेप्स का स्टॉक बढ़ाएगा, एप्पल का शेप साइज बढ़ाएगा, मार्केट पीरियड बढ़ाएगा। मार्केट पीरियड बढ़ाएगा मतलब अर्ली गिरने नहीं देगा लीफ फ्रूट को। फिर आपका क्या, शुगर कैन का लेंथ बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, 20 टन पारेगा। फिर माल्टिंग करवाएगा, माल्टिंग जो दारू इंडस्ट्री में होगा। फिर बोल्टिंग करवाएगा, बोल्टिंग मतलब इंटरनोड का एलिमिनेशन फ्लावरिंग से पहले। फिर अर्ली कोनिफर्स को, अगर कोई कोनिफर्स का सीड ईडेबल होता है तो नॉर्मली 15-20 साल लग सकता है। अगर आप उसको जिब्रेलिक एसिड आप स्प्रे कर दो तो 2-3 साल में, 5 साल में सीड प्रोडक्शन कर देगा। तो अर्ली सीड प्रोडक्शन करवाता है और फूड मोबिलाइजेशन करवाता है। ये है 8 रोल, आपको देख लेना है। सो इंक्रीज एग्जिस्ट लेंथ किसका, ग्रेप शेप एंड साइज बढ़ाता है, किसका, एप्पल का। मार्केट पीरियड बढ़ाएगा मतलब डिले कर देगा सेनेसेंस बाय प्रिवेंटिंग एब्सिशन ऑफ फ्रूट। फिर इंक्रीज शुगर के लेंथ, प्रोडक्शन कितना बढ़ सकता है, 20 टन पर एकड़ ऑफ लैंड। माल्टिंग करवाएगा, ब्रीविंग जो ब्रीविंग इंडस्ट्री में काम होगा। बोल्टिंग करवाएगा मतलब इंटरनोड एलिमिनेशन प्रायर टू फ्लाइंग। किस किस में होगा ये, कैबेज, रोसेट हैबिट, ये सब में, ठीक है, जहां पत्ता काफी क्लोज रहता है। स्प्रिंग जुवेनाइल कोनिफर्स विद जिब्रेलिक एसिड हैजन द मैच्योरिटी पीरियड, जिसकी वजह से अर्ली सीड प्रोडक्शन होगा। और ये किस में भी हेल्प करेगा, आपका फूड मोबिलाइजेशन में हेल्प करेगा। सो ये 8 रोल आपको बार बार पढ़ के ध्यान रखना है। आप देख रहे होंगे मैं बिना देख के रोल बता रहा हूँ, क्योंकि 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, क्योंकि क्विक रिवीजन सीरीज है तो मैं सिर्फ 1-2 बार ही बोल रहा हूँ, वरना
15-20 बार मैं बोल के याद करवाता हूँ इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे साइटोकाइनिन का डिस्कवरी। तो याद रखिएगा साइंटिस्ट है एप स्कूप, इन्होंने क्या किया, टोबैको प्लांट का इंटरनोड सेगमेंट लिया और उससे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बना दिया, उसे हम कहते हैं कैलस। ये कैलस डिफरेंशिएट अकेला नहीं करेगा, ये प्रोलिफरेट तभी करेगा जब इसमें ऑक्सीजन के साथ आप एक बार दो ईस्ट एक्सट्रैक्ट तो भी करेगा, ऑक्सीजन के साथ वास्कुलर कैम्बियम एक्सट्रैक्ट दो तो भी करेगा, ऑक्सीजन के साथ कोकोनट मिल्क दो तो भी करेगा, और ऑक्सीजन के साथ हेरिंग स्पर्म डीएनए दो तो भी करेगा, तो ही प्रोलिफरेट करेगा। सो एप स्कूप इंटरनोडल सेगमेंट टोबैको प्लांट का काम क्या है, एंड बना दिया कैलस। कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, एंड इट प्रोलिफरेट ओनली व्हेन ऑक्सीजन के साथ आप क्या दोगे, ईस्ट वास्कुलर कैम्बियम एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क या फिर हेरिंग स्पर्म डीएनए। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आई मिलर 1955 में, उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन कैलस और हेरिंग स्पर्म डीएनए दिया, इस हेरिंग स्पर्म डीएनए को ऑटोक्लेव किया, स्टेरलाइज किया, उसके बाद यहां से आइसोलेट किया केमिकल, उसका नाम रख दिया काइनेटिन, और देखा तो ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडिनाइन जिसका स्ट्रक्चरल नेम है N6 फुरफुरिल अमाइनोप्यूरिन। तो पहला साइटोकाइनिन डिस्कवर्ड क्या है, काइनेटिन, ध्यान रखिएगा, पहला डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन क्या है, काइनेटिन। और प्लांट में सबसे पहला साइटोकाइनिन डिस्कवर्ड हुआ, उसका नाम रखा जियाटिन, कहां से, तो कॉर्न कर्नेल, मेज, मेज का नाम क्या था, जिया मेज, तो इसलिए जियाटिन, ठीक है। और कोकोनट मिल्क क्या रखना, तो पहला कौन सा प्लांट का निकला, तो कॉर्न कर्नेल से, एंड कोकोनट मिल्क से पहला साइटोकाइनिन डिस्कवर्ड हुआ, नाम रखा क्या, जियाटिन, ये प्लांट में। और नॉर्मली फर्स्ट साइटोकाइनिन पूछ देते क्या है, काइनेटिन। सो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको मैं दिखा देता हूँ एक बार, स्ट्रक्चर ए रहा। सो ये है काइनेटिन का स्ट्रक्चर, तो देखो ये एडिनाइन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडिनिन, ठीक है, एडिनाइन डिराइवेटिव हम कहते हैं। फिर ये देखो ग्रेप्स का बढ़ा रहा है, एप्पल का शेप साइज बढ़ा रहा है, ग्रेप्स का स्टॉक बढ़ा रहा है, शुगर कैन का लेंथ बढ़ा देगा, रोसेट हैबिट करवा देगा, आपका बोल्टिंग करवाएगा। सो ये है, तो आपको इसको 2-3 बार पढ़ लेना है। और ये डिस्कवरी, तो कहानी यही है, सिंपल ये, और ये रहा कहानी इसका डिस्कवरी का। नेक्स्ट अब आते हैं रोल में, तो रोल ज्यादा कुछ नहीं है, साइटोकाइनिन नाम है तो साइटोकाइनेसिस में तो हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करेगा, आपका न्यू लीफ फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, लीफ में होता है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में हेल्प करेगा, याद रखिएगा। टिश्यू कल्चर में याद रखिएगा, ये हम पढ़ेंगे, टिश्यू कल्चर में अगर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का इक्वल मात्रा हो तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा हो तो रूट बनेगा, साइटोकाइनिन का मात्रा हो तो शूट बनेगा ज्यादा ऑक्सीजन से, तो ये रेशियो याद रखने के लिए रखेगा, साइटोकाइनिन ज्यादा होगा तो शूट बनेगा, 100 से साइटोकाइनिन 100 से शूट बनेगा, बस। अब देखो जो रूट अदर देन रेडिकल बनता है उसको बोलोगे एडवेंटिशियस रूट। तो लैब में अगर आप एक कैलस से, अगर आप साइटोकाइनिन ज्यादा अगर आप शूट बनवा रहे हो, तो ये तो प्लीमल से नहीं बन रहा है, तो ऐसा शूट को क्या बोलोगे, एडवेंटिशियस शूट। तो इसी के साथ ये रिलेटेड आ गया, तो क्या रोल है, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। ओवरकम क्या, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस ओवरकम होने से क्या सब बर्ड ग्रो होगा, लेटरल बर्ड, तो देखो लेटरल शूट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और ये डिले कर देगा सेनेसेंस बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट को भी मोबिलाइज करवाता है, ये याद रखना, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। फूड मोबिलाइजेशन पूछ दिया तो आपका आंसर होगा जिबरेलिक एसिड, न्यूट्रिएंट पूछ दिया तो क्या होगा, साइटोकाइनिन। तो ये न्यूली फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट टिश्यू कल्चर में ये सब साइटोकाइनिन बन रहा है कैलस से, तो प्लीमल से नहीं बन रहा, तो सब लोग एडवेंटिशियस शूट। एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करके तो कैसा शूट बनेगा, लेटरल शूट, एंड डिले सेनेसेंस कर देगा बाय कैसे, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। सो दिस इज द रोल ऑफ साइटोकाइनिन। एंड ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन एंटागोनिस्ट है, दोनों का अपोजिट रोल है, ये प्रमोट करेगा एपिकल डोमिनेंस, तो ये ओवरकम करेगा एपिकल डोमिनेंस। तो बस इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इथाइलिन। इथाइलिन याद रखिएगा एचएस कैसिन 1910 में, इन्होंने क्या किया, कच्चा हुआ बनाना को पका हुआ ऑरेंज के साथ रखा, तो कच्चा बनाना भी पकना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब कुछ गैसियस सब्सटेंस आया और बनाना को पकाने लग गया, बाद में उस वोलेटाइल सब्सटेंस को आइसोलेट किया और नाम रख दिया उसका क्या, इथाइलिन। नेक्स्ट इथाइलिन का 13 रोल के लिए एक लाइन याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद होने से आपको 13 रोल याद हो जाएगा। लाइन क्या है, फीमेल कुकुम्बर हैज रीड्स, READS मैंगो इन पाइनएप्पल, ये लाइन याद रखिएगा। फीमेल कुकुम्बर मतलब क्या, फीमेल कुकुम्बर प्लांट में फीमेल फ्लावर प्रमोट करेगा जिसके से यील्ड बढ़ेगा। हैज मतलब ट्रिपल रेस्पॉन्स, ट्रिपल रेस्पॉन्स मतलब क्या होता है, मान लीजिए सीड ग्रो कर रहा है, कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो ये पहले हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा, फिर एक्सिस सोलिंग होने लगा और ये एपिकल हुक की तरह निकल के आएगा, तो उसे हम कहते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स, ठीक है। ये ज्यादातर किसमें दिखाएगा, डाइकोट शील्डिंग में दिखाएगा। फिर आर है, आर यहाँ क्यों है, तो 3 आर होगा, एक होगा जब राइपनिंग होता है ना तो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, पहला आर। दूसरा आर क्या है आपका, दूसरा आर से रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और तीसरा आपका रोल है दैट इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करेगा, किसका फ्रूट, एप्पल एंड टोमेटो, दैट इज रेट, याद रखिएगा, ठीक है। इसे एलोंगेशन, मान लीजिए ये राइस का प्लांट है, पानी में डूब चुका है थोड़ा, ठीक है, तो अगर इसका पेट्योल का लेंथ बढ़ जाए तो पत्ता सब या फिर इंटरनोड का लेंथ बढ़ जाए तो प्लांट बाहर निकल के आएगा, तो एलोंगेशन करेगा किसका, पेट्योल या इंटरनोड का, कौन सा, डीप वाटर राइस प्लांट का,
ठीक है। फिर डी से क्या करेगा, डोरमेंसी को तोड़ेगा, डी से डोरमेंसी प्रमोट नहीं तोड़ेगा, किसका किसका डोरमेंसी, तो सीड का एंड बर्ड का, ठीक है। तो कौन सा सीड, पीनट सीड, और कौन सा बर्ड का डोरमेंसी तोड़ेगा, पोटैटो का, तो पोटैटो का ट्यूबर का स्प्राउटिंग होगा, ए रह गया था सॉरी। तो एब्सिशन करेगा, किसका किसका एब्सिशन करेगा, कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, ध्यान रखिएगा। एंड एस से होगा सेनेसेंस पार्ट में ज्यादा मिलता है, मैंगो में फ्लावरिंग करेगा, और ऑलरेडी पता है पाइनएप्पल में फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट। तो दिस इज द रोल ऑफ इथाइलिन। इसमें से मार्केट में जो अवेलेबल इथाइलिन होता है, मार्केट में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन जो अवेलेबल मिलेगा उसे हम कहते हैं इथेफॉन। सो इन 13 रोल में से 3 रोल इथेफॉन का है, ध्यान रखेगा, ये ब्लू सर्कल वाला, ये एब्सिशन ऑफ फ्रूट वाला, कॉटन, चेरी, वॉलनट। दूसरा यहाँ का ये ए, दैट इज रेड एप्पल और टोमेटो वाला, एंड फीमेल फ्लावर प्रोमोट वाला, ये रोल है इथेफॉन का, ध्यान रखिएगा। आई होप ये इथाइलिन भी क्लियर है, ये जो मार्केट में मिलता है आपको स्प्रे। नेक्स्ट आपका एब्सिसिक एसिड, लास्ट एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्यों पता चलेगा। तो 1960s के दौरान 3 साइंटिस्ट अलग अलग रिसर्च किए और प्लांट इनहिबिटर डिस्कवर किया। एक ने बोल दिया आपका एब्सिशन 2, एक ने बोल दिया इनहिबिटर भी, और एक ने बोला डोरमिन। बाद में पता चला तीन अलग अलग ने डिस्कवर किया था ना, बाद में तीनों को स्टडी किया गया तो केमिकली स्ट्रक्चरली सेम था और इसका नाम रख दिया एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का रोल कुछ नहीं है, इसका रोल क्या है, तो इसका रोल है मेटसी, दैट इज मेटाबॉलिज्म एंड जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, अच्छे के लिए। कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो क्यों आपका प्लांट सीड को जर्मिनेट होने देगा, तो जर्मिनेट को रोकना है, डोरमेंसी प्रमोट करना है, तो मेटाबॉलिज्म को स्टॉप कर देगा, इनहिबिट करना पड़ेगा। तो मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर एब्सिशन, डी से डोरमेंसी, डोरमेंसी अगर होगा तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, दैट इज इनहिबिट सेल जर्मिनेशन। एज पर स्टोमाटा क्लोजर, मान लो स्ट्रेसफुल कंडीशन में वाटर कम है तो स्टोमाटा को ये क्लोजर करने में हेल्प करेगा, इसलिए इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट को स्ट्रेस को टॉलरेट करने में हेल्प कर रहा है स्टोमाटा क्लोजर करवा के, तो इसलिए हम इसे क्या भी बोलते हैं, आपका स्ट्रेस हार्मोन। और याद रखिएगा 2 ही एसिड है हार्मोन में, एक है जिबरेलिक एसिड, एक है एब्सिसिक एसिड। सो दोनों एसिड एंटागोनिस्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। और आपके लिए होमवर्क रहेगा, और कितना कितना एंटागोनिस्ट है वो निकालो, और डेट इज क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक, जो सेम रोल होगा किस किस का वो भी आप निकालिए, अब वो होमवर्क रहेगा आपके लिए। सो आई होप ये चैप्टर क्लियर है, जितना हो सका इसको क्विक रिवीजन समझाने के साथ कराया, बहुत ही बेनिफिशियल तो होना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, उनका भी फायदा हो, सबका सही हो जाए, बस इतना ही है। एक चीज छूट गया, लास्ट चीज मैं बता दे रहा हूँ, रीजन PYQ एक क्वेश्चन था, रीजन फॉर बेंडिंग। ये लाइट की ओर जो ऑक्सीजन जब देते हैं तो लाइट देते हैं तो लाइट की ओर बेंड होता है, उसका कारण क्या है, लाइट जिधर से गिरा उसका ऑपोजिट एंड में जो सेल्स होता है उसमें एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट ज्यादा होता है, इसके वजह से ये लाइट की ओर बेंड होने लग जाता है। तो सेल्स अपोजिट टू लाइट फॉल्स शोस मोर एलोंगेशन एंड एक्सपेंशन, ये PYQ है, ये एक ध्यान रखिएगा, बाकी तो हो जाएगा, एकदम सिंपल है। सो पढ़ते रहिए इसी तरह से, मिलेंगे अगला चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।